गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के अध्याय में हम पुष्प क्रम एवं पुष्प का अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से पुष्प क्रम और पुष्प हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पुष्प क्रम और पुष्प के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाए। आगे जब आप सभी लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पुष्प और पुष्प क्रम की अति आवश्यकता होगी। तो आइए वीडियो को अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पुष्प क्रम के बारे में जानेंगे। पुष्प क्रम एक पुष्प गुच्छ या एक पुष्पाक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था होती है। यह 3 प्रकार का होता है: असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशिष्ट प्रकार का पुष्प क्रम। असीमाक्षी पुष्प क्रम क्या है? यह ऐसा पुष्प क्रम है जिसका मुख्य अक्ष पुष्प के निर्माण में पूर्णतया उपयोग नहीं आता है, बल्कि वह निरंतर बढ़ता रहता है और उसके बगल में पुष्प अग्राभिसारी क्रम में निकलते रहते हैं। इस तरह पुष्प का जब निर्माण होता है पौधे का, तो उसे असीमाक्षी या रेसिमोज कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे असीमाक्ष है, इसमें मूली, सरसों, क्रोटोलेरिया। दूसरा है यौगिक असीमाक्ष, इसमें गुलमोहर आता है। इसके बाद तीसरा है कड़िश, इसे स्पाइक कहते हैं, जैसे पाइपर, लंगम और एडहेटवा। चौथा है कड़िशिका, स्पाइकलेट, इसमें घास आता है। इसके बाद पांचवा है नता कड़िश, कैटकिन, जिसमें शहतूत होता है। इसके बाद 6 है स्पैडिक्स, इसमें रंगीन सहपत्र में लिपटा मोटा और मांसल पुष्प क्रम होता है, जैसे मक्का या केला में। 7वां है समशिक, कारिम्ब कहते हैं, इसमें कैंडी टफ्ट एग्जाम्पल में आता है। 8वां है पुष्प छत्र, इसे अम्बिल कहते हैं। यह ऐसा पुष्प क्रम है जिसमें पुष्प के वृंत एक ही स्थान से विकसित होते हैं एवं खुले छाते की तरह दिखाई देते हैं, जैसे इसमें गाजर, धनिया आदि के पुष्प क्रम आते हैं। इसके बाद 9वां है मुंडक, कैपिटुलम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः अवृंत पुष्पों के पुष्प से बनी एक सघन पुष्प क्रम होती है, जिसमें पुष्प अक्ष से बने एक उत्तल पुष्पासन पर पुष्प लगे होते हैं। इसमें सूरजमुखी और गेंदा आते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। असीमाक्षी पुष्प क्रम, इसमें जो पहला ए फिगर है असीमाक्ष का है, दूसरा बी यौगिक असीमाक्ष, सी कड़िश, डी स्पाइकलेट, ई कैटकिन, एफ स्पैडिक्स, जी कारिम्ब, एच अम्बेल, आई पुष्पछत्र और जे मुंडक, जिसे कैपिटुलम कहते हैं। इसके बाद 10वां आता है एक समुंड टाइप का, इसे कैप्टेट पुष्प क्रम कहते हैं। जब बहुत से अवृंत पुष्प एक समानित त्रिज्या से निकलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, इसमें जैसे अकेसिया, माइमोसा आता है। पुष्पासन की अनुपस्थिति के कारण यह मुंडक से भिन्न होता है। इसके बाद दूसरा पुष्प क्रम है ससीमाक्षी, साइमोज इसे कहते हैं। यह ऐसा पुष्प क्रम है जिसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि पर एक पुष्प बनता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है, और पार्श्व अक्ष जो शीर्षस्थ पुष्प के नीचे निकलती है भी पुष्प में समाप्त हो जाती है, अतः उसकी वृद्धि भी सीमित हो जाती है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं।
यह विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे पहला है एक शाखी, इसे एकल शाखी या यूनिपेरस मोनोकैसियल कहते हैं। यह मुख्य अक्ष की वृद्धि पर एक पुष्प के पश्चात रुक जाती है और फिर उसमें एक समय में केवल एक पार्श्व अक्ष का विकास होता है जो स्वयं भी पुष्प बनने पर समाप्त हो जाती है। जैसे कि इसमें फिगर ए और बी है, इसको हम समझेंगे। एक शाखी में यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है जो स्कोरोपॉयड होता है, जैसे कपास और गॉसिपियम में, और दूसरा कुंडली रूप हेलिक्वायड होता है, जैसे कि फिगर बी में हीलियोट्राइयम। इसके बाद द्विशाखी है, जैसा कि चित्र में है फिगर सी। इसमें ऐसा निश्चित पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष दो संतति अक्षों या पुष्पों को जन्म देकर स्वयं पुष्प में समाप्त हो जाती है, जैसे इक्जोरा पिटूनिया। इसके बाद तीसरा है बहुशाखी। यह ऐसा निश्चित पुष्पक्रम है जिसमें मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त होने से पूर्व पार्श्व अक्षों का एक चक्र बन जाता है, जैसे कैलोट्रॉपिस, या इसको फिगर डी में हम देख रहे हैं कि एक पुष्प जो ब्लैक रंग का है, एक नंबर वहाँ पुष्प बनता, वहाँ पर उसकी वृद्धि रुक जाती है। उसके नीचे गांठों से जो है अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और वो भी लास्ट में जाकर जो है एक पुष्प पर समाप्त हो जाता है और उस जो है दूसरा जैसे तीसरा ऐसे ऐसे क्रमशः यह पुष्पक्रम का निर्माण होता है। इसे बहुशाखी पुष्पक्रम कहते हैं। इसके बाद हम तीसरा विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। यह भी 3 प्रकार का है। जैसे पहला है साइथियम। यह इफोर्बिया का अभिलाक्षणिक पुष्पक्रम है। इसमें एक प्यालेनुमा आशय होता है जिस पर मकरंद कोश लगा होता है और प्याले के केंद्र में एक मादा पुष्प होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं, और इसके चारों ओर अनेक नर पुष्प पुंकेसर लगे रहते हैं, जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है। इसके बाद दूसरा इसमें है कूटचक्रक वर्टिसिलास्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुष्पक्रम है। यह अक्सर एग्जाम में वाइवा में पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानें। यह एक सघन द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम है जिसमें करीब करीब वृंतहीन पुष्प के गुच्छ एक दूसरे के सम्मुख सहपत्रों या पत्तियों की कक्षों में व्यवस्थित होते हैं। इसमें हम तुलसी को देखेंगे, उसके पुष्पक्रम को। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसियम सैंक्टम, जैसा कि फिगर बी में है। इसके बाद तीसरा है हाइपेंथोडियम। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रकार का पुष्पक्रम है। इसके बारे में भी परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो आइए जानें फिगर सी में। यह पुष्पक्रम में पुष्पासन गूदेदार होकर एक प्याले के समान खोखली संरचना बना लेता है और प्याले के शीर्ष पर एक छिद्र होता है और इसके अंदर भित्ति पर अनेक पुष्प लगे होते हैं, जिसमें मुख्यतः नर पुष्प, मादा पुष्प और बंध्य पुष्प होते हैं, जैसा कि चित्र सी में दिखाया गया है। इस प्रकार का पुष्पक्रम मुख्य रूप से अंजीर, पीपल, बरगद या गूलर में आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद एकल पुष्प के बारे में जानेंगे। एकल पुष्प अर्थात अकेला विकसित पुष्प। पहला इसमें है एकल अंतस्थ और दूसरा है एकल कक्षी पुष्प, जैसा कि चित्र ए और बी में हम देख रहे हैं। ए वाले फिगर में
में पौधे के शीर्ष पर केवल एक ही पुष्प विकसित होता है, इसमें जैसे कुमुदनी, पॉपी। इसके बाद एगल कच्छी में पत्ती के कक्ष से अकेला पुष्प निकलता है, जैसे गुड़हल और कुकुरबिटा या कद्दू में देख सकते हैं, इसमें चित्र बी। इसके बाद पुष्प के आधार के पास एक या अधिक पत्ती के समान संरचना होती है, जिसे हम सहपत्र कहते हैं, और जिस पुष्प में यह सहपत्र पाया जाता है उसे सवृंत पुष्प कहते हैं, और जिसमें यह नहीं पाया जाता है उसे अवृंत पुष्प या सेसाइल कहते हैं, जैसे अकेसिया में। सहपत्र की उपस्थिति के आधार पर यह विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे पहला है दलाभ सहपत्र। आइए इसके बारे में जानें। वे सहपत्र जो दलों के समान रंगीन हो जाते हैं उन्हें दलाभ सहपत्र कहते हैं, जैसे बोगेनविलिया। दूसरा है सहपत्री। जिन पुष्प के साथ सहपत्र होते हैं उन्हें सहपत्री कहते हैं, जैसे अमलतास। तीसरा सहपत्रहीन इब्रैक्टिएट, जिसमें सहपत्र अनुपस्थित होते हैं, जैसे मकोय। इसके बाद चौथा है सहपत्रिका ब्रैक्टियोल। वह सहपत्र जो द्वितीय अक्ष जैसे पुष्पवृंत से विकसित होता है, तो उसे हम सहपत्रिका कहते हैं। कुछ पुष्पों में सहपत्रिकाओं का एक चक्र या वाह्यदल पुंज के नीचे स्थित होता है, जैसे गुड़हल में इन्हें हम इपिकैलिक्स कहते हैं, जिसे आप आसानी से गुड़हल के पुष्प में देख सकते हैं। यह संख्या में 6 या 7 होते हैं। इसके बाद पुष्पों की समिति के बारे में हम समझेंगे। यह 2 प्रकार की होती है। पहला है त्रिज्या सममित, जिसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, और दूसरा है एक व्यास सममित, जिसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जैसा कि चित्र ए में है पुष्प की त्रिज्या सममित, जिसे हम त्रिज्या सममित कहते हैं या एक्टिनोमॉर्फिक। यह ऐसा पुष्पक्रम है जिसे एक से अधिक मध्य अनुदैर्ध्य तलों में काटने पर यह 2 समान भागों में बंट जाते हैं, जैसे ब्रैसिका, फिगर ए। दूसरा है एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक। यह ऐसा पुष्प होता है जिसको केवल बीच से काटने पर यह एक जगह से 2 समान भागों में बंटता है, जैसे पाइसम सटाइवम, मटर कैंडिटप्ट इत्यादि। इसके बाद हम एक प्रारूपिक पुष्प का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक प्रारूपिक पुष्प में कौन कौन से मुख्यतः भाग होते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि सबसे नीचे पुष्पवृंत है, या इसे हम पुष्प का डंठल कहते हैं। पुष्प का डंठल या पुष्पवृंत ऊपर की तरफ जाकर फूल जाता है, जिसे हम पुष्प आसन कहते हैं, और इसी पुष्प आसन पर पुष्प टिका रहता है। इसके बाद पुष्पासन के बाद वाह्यदल होता है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। एक वाह्यदल के भाग को हम वाह्यदल कहते हैं, और सभी जितने भी वाह्यदल है अगर उसको हम एक साथ मिला लें तो उसको वाह्यदल पुंज कहते हैं। यह हरे रंग का होता है, और इसका मुख्य कार्य है कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कलिका को भोजन प्रदान करता है, पुष्प को। इसके बाद जब पुष्प कलिकावस्था में होती है तो उसकी सुरक्षा रक्षा करता है। इसके बाद दलपुंज है। यह वाह्यदल के अंदर वाला भाग होता है, जो कि हमेशा रंगीन होता है हरे रंग को छोड़कर, और यह सेपेटल कहलाता है। वाह्यदल पुंज को सेपल और दल पुंज के एक भाग को पेटल कहते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में यह पीले रंग का होता है,
अतः यह रंग बिरंगा होता है, जिसके कारण यह कीट पतंगों को आकर्षित करता है, जिससे पर परागण में सहायता मिलती है। इसके बाद पुष्प का जो तीसरा मुख्य भाग होता है, पुंकेसर होता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, पुमंग में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर परागकोश होता है और नीचे जो उसका डंठल होता है उसे पुतंतु कहते हैं, और जहाँ पर परागकोश से पुतंतु जुड़ा रहता है उसे संयोजी कहते हैं। और इसी परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, जो परागण की क्रिया संपन्न करता है। इसके बाद पुष्प का जो सबसे अंदर का भाग है, चौथा भाग, उसे स्त्रीकेसर कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह इसके 3 भाग हैं। नीचे खुला हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसमें अंडे का निर्माण होता है, जिससे बीज बनता है, फल बनता है। उसके ऊपर नली की तरह संरचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर 2 या 3 भागों में बटा हुआ जो है वर्तिकाग्र होता है, जहाँ पर चिपचिपे पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं। यहीं पर आकर परागकण चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से यह एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न भाग थे। तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग, बाह्यदल, दल, पुमंग और स्त्रीकेसर। तो बाह्यदल और दलपुंज ये इसके सहायक अंग हैं, जबकि पुंकेसर और स्त्रीकेसर इसके आवश्यक अंग हैं। इसके बाद बाह्यदलों की प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे चित्र में है, पहला रोमगुच्छ। जब कभी बाह्यदल रोम के आकार के गुच्छे की तरह हो जाते हैं तो उसे रोमगुच्छ कहते हैं। जैसे सूरजमुखी में। इसके बाद कभी कभी यह सूल की तरह कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा में। सिंघाड़े में जो कांटे होते हैं वह कैलिक्स का मॉडिफिकेशन रूप होता है। जब कभी पुष्प के खिलते ही बाह्यदल गिर जाते हैं तो इसे आशुपाती कहते हैं। कभी कभी यह खिलने के बाद गिरते हैं तो इन्हें पर्णपाती कहेंगे। और कभी कभी कैलिक्स हमेशा जो है पुष्प में, फल में लगे होते हैं, ये चिरस्थायी होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन में। यदि पुष्प में बाह्यदल पृथक होते हैं तो इन्हें पृथक बाह्यदली या पॉलीसेफलस कहते हैं, जैसे सरसों मूली में। और यदि यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इन्हें हम मुक्त बाह्यदली या गैमोसेफलस कहते हैं, जैसे बैगन और मिर्च में। इसके बाद बाह्यदल की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है कीपाकार। बाहर से देखने पर बाह्यदल कीप की आकृति का दिखाई देता है, जैसे रेलवे क्रीपर में। दूसरा है नलिकाकार। यह नली के समान दिखाई देता है, जैसे कि धतूरा में। इसके बाद तीसरा है कलशाकार, कलश के आकार का, जैसे अजवाइन में। चौथा घंटाकार है, घंटे के आकार का दिखाई देगी इसकी संरचना, जैसे पिटूनिया में। इसके बाद द्विओष्ठी है। इसमें कुछ पुष्प के बाह्यदल आपस में जुड़कर 2 ओठ के समान संरचना बना लेते हैं, तब इन्हें द्विओष्ठी कहते हैं, जैसे कि तुलसी में। तो इस तरह से यह बाह्यदल के आकार थे। इसी के बाद दलपुंज के बारे में जानेंगे। दलपुंज पुष्प का दूसरा भीतरी भाग होता है, जो हमेशा रंग बिरंगा होता है, जैसा कि पीछे बताया गया। यह हमेशा कलरफुल होते हैं। जब कभी यह जुड़े होते हैं तो इसे गैमोसेफलस कहते हैं, और जब यह आपस में
पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसे पॉलीपेटलस कहते हैं। इसके बाद दलपुंज की आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। दलपुंज कई आकृति के होते हैं, जिसमें से कुछ आप लोगों के सामने चित्र के रूप में दिखाया गया है। इसमें पहला है क्रॉस रूप। यह गुड़े के रूप में होते हैं दलपुंज, जैसे कि सरसों में। इसके बाद दूसरा है नालवत। इसमें दलपुंज मिलकर नली का बनाते हैं, जैसे सूर्यमुखी के पुष्पक डिस्क फ्लोरेट में। इसके बाद तीसरा है घंटाकार। इसमें दलपुंज मिलकर एक नलिका बनाते हैं, जो आधार से गोलाकार होती हुई ऊपर चौड़ी हो जाती है और घंटी का आकार ले लेती है, जैसे कि कद्दू में। इसके बाद कीपाकार है। दलपुंज कीप की संरचना बना लेती है, जैसे कि धतूरा में। चित्र में कीपाकार संरचना ध्यान से देखिए। इसके बाद अगला है जीभिकाकार या लिगुलेट। इसमें 5 दलपुंज संयुक्त होकर एक छोटी नलिका बनाते हैं, जो ऊपर की तरफ बीच में फटकर जीभ का आकार ले लेते हैं, जैसे सूर्यमुखी के किनारे के पुष्प, जिसे रे फ्लोरेट कहते हैं। इसके बाद अगला है कैरियोफाइलेसियस। इसमें 5 नखरयुक्त दल एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, जैसे डायंथस, चित्र में जैसा दिखाया दिया है। इसके बाद अगला है गुलाबाकार रोजेसियस, गुलाब की आकृति के इसमें गुलाब में। इसके बाद चक्राकार। इसमें दलपुंज नाल पतली होती है और दलों का आकार चक्र के समान दिखाई देता है, जैसे हरसिंगार, बारहमासी, विंकारोजिया में। इसके बाद द्विओष्ठी है, जैसे वाह दल पुंज में था, उसी तरह दल पुंज में द्विओष्ठी है। दल इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ये 2 ओठ के आकार में दिखाई देते हैं, जैसे तुलसी। इसके बाद द्विओष्ठी संवृंत है। यह भी द्विओष्ठी प्रकार का ही दलपुंज है, परंतु इनके ओठ एक दूसरे के एकदम पास मुंहबंद स्थिति में होते हैं, जैसे एंटीरा इनम। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे दलपुंज के उपांग। कभी कभी दलपुंजों से कुछ विशेष प्रकार के उपांग लगे होते हैं, जिन्हें दलपुंज उपांग कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला है जीभिका। कुछ पुष्पों में संयुक्त दलपुंज के दलों की ऊपरी सतह या पृथक दलपुंज के दलों की भीतरी सतह पर एक सल्कवत रचना पाई जाती है, जिसे जीभिका लिग्यूल कहते हैं, जैसे डायंथस में। इसके बाद दूसरा है मुकुट। इसे करोना कहते हैं। कभी कभी पुष्पी पत्रक पर रोम, सल्क, पाली या ग्रंथियां मिलकर विशिष्ट उपांग बनाती हैं, जिसे मुकुट कहते हैं। इसमें कनेर एवं मदार में हम आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके बाद दलपुट है। नेक्स्ट स्पुर। कुछ पुष्पों के दलपुंज या दल एक नलिका के समान रचना बनाती है, जिन्हें दलपुट कहते हैं, जैसे लार्कस्पर में। इसके पश्चात हम पुष्प विन्यास एस्टिवेशन का अध्ययन करेंगे। पुष्प कलिका में बाह्य दल या दल के आपसी संबंध को पुष्प दल विन्यास एस्टिवेशन कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है, जैसा कि चित्र में है। पहला कोरस्पर्शी, से वाल्वेट कहते हैं। जब दल या बाह्य दल केवल किनारों पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ढके नहीं होते हैं, तो यह कोरस्पर्शी पुष्प विन्यास होता है, जैसे बबूल और मदार में। दूसरा चित्र है व्यावर्तित ट्विस्टेड। इसमें प्रत्येक दल या बाह्य दल
एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं, या कह सकते हैं कि वाह्य दल का एक किनारा ऊपर तथा दूसरा किनारा पड़ोसी दल से ढका रहता है, जैसे गुड़हल, कपास, भिंडी में। इसके बाद तीसरा है कोर छादी, इम्ब्रिकेट। इसमें एक दल या वाह्य दल के दोनों किनारे पड़ोसी दलों से दबे रहते हैं तथा एक दल के दोनों किनारे अपने पड़ोसी दलों के किनारे को दबाए रहते हैं, जैसे अमलतास, गुलमोहर में। इसके बाद चौथा चित्र है ध्वजिक, वैक्सिलरी। यह मुख्य रूप से चना, मटर, सेम, अरहर में देखने को मिलता है। इसमें 5 दल होते हैं और इनमें से पश्च दल सबसे बड़ा होता है, जिसे ध्वज कहते हैं। इसके दोनों किनारे दोनों ओर के पार्श्व पक्षकों को ढकते हैं। शेष 2 दल सबसे छोटे होते हैं, जिन्हें नौतल या कील कहते हैं। कील आपस में जुड़े होते हैं, परंतु इनके स्वतंत्र किनारे पक्ष दलों से ढके होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। नीचे के दोनों कील हैं, ढके हुए हैं, ऊपर 2 बगल बगल में, और इसके बाद एक ऊपर ध्वजी। इसके बाद 5वां प्रकार है क्विंक्विंशियल, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। इसमें पश्च जल के दोनों किनारे पार्श्व दलों के ऊपर होते हैं तथा पार्श्व दलों के दोनों किनारे समीपस्थ दलों के किनारों से ढके होते हैं। शेष दल का एक किनारा नीचे व दूसरा ऊपर होता है, जैसे कद्दू और खीरा में आसानी से देखने को मिलता है। इसके बाद हम पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रूसियम, यह पुष्प का नर जननांग होता है तथा प्रायः अनेक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, संयोजी और पुतंतु। परागकोश में 2 कोष्ठक या 2 पालियों के होने पर इसे द्विकोष्ठी या द्विपाली कहते हैं, किंतु कभी कभी कुछ पौधों में यह 1 पाली का होता है, इसे एक कोष्ठी या मोनोसियस कहते हैं। प्रत्येक पाली पुनः 2 कोष्ठकों में बनी होती हैं, जिसमें पराग कण पाए जाते हैं, पॉलेंस ग्रेन पाए जाते हैं। पुमंग में पुंकेसरों की संख्या भिन्न भिन्न पौधों में अलग अलग होती है। पुंकेसरों की लंबाई, जैसे एक पुष्प के पुंकेसर प्रायः एक समान लंबाई के होते हैं, परंतु कुछ कुलों के पुष्पों में पुंकेसर की सापेक्ष लंबाई में विविधता पाई जाती है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला चतुर्दीर्घी, टेट्राडाइनेमस। सरसों कुल के पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं, इसमें 4 केंद्रीय लंबे तथा 2 किनारे के छोटे होते हैं, जैसे सरसों। इसके बाद दूसरा है द्विदीर्घी, डाइडाइनेमस। तुलसी कुल के पुष्पों में 4 पुंकेसर होते हैं, 2 लंबे तथा 2 छोटे। इसके बाद परागकोश का निवेशन पढ़ेंगे। पुतंतु के ऊपर परागकोश के जुड़ने की स्थिति को परागकोश का निवेशन या इंसर्शन ऑफ एंथर कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार का होता है। पहला इसमें है संलग्न, एडनेट। इसमें पुतंतु परागकोश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ा होता है, जैसे चंपा और आलू में। दूसरा है आधार लग्न, बेसी फिक्स्ड। इसमें परागकोश के आधार पर पुतंतु जुड़ा रहता है, जैसे सरसों में। इसके बाद तीसरा है पृष्ठ लग्न। इसमें पुतंतु परागकोश के पृष्ठ से जुड़े रहते हैं, जैसे झुमक लता, नींबू में। चौथा है डी युक्त डोली, वर्सेटाइल। इसमें पुतंतु परागकोश की पृष्ठ सतह पर एक बिंदु से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि परागकोश आसानी से हिल डुल सकता है, जैसे मक्का, धान, गेहूं आदि में। इसके बाद पुंकेसरों का संसंजन है, कोहेंशन ऑफ स्टेमेन, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि
यह विभिन्न प्रकार का होता है। इसमें पहला है एक संघी मोनोडेल्फस। इसमें सभी पुंकेसर के पुतंतु मिलकर एक पुंज बनाते हैं, परंतु परागकोश स्वतंत्र रहते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, भिंडी में। दूसरा द्विसंघी डाइडेल्फस। इसमें पुंकेसरों के पुतंतु मिलकर दो पुंज बनाते हैं, परंतु परागकोश स्वतंत्र होते हैं, जैसे चना, मटर, सेम इत्यादि, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं। इसके बाद बहुसंघी है। इसमें पुंकेसरों के पुतंतु मिलकर 3 या 3 से अधिक पुंज बनाते हैं और परागकोश स्वतंत्र होते हैं, जैसे सेमल, चकोतरा, नींबू में। इसके बाद युक्त कोशी है, सिंजिनेसियस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यह जितना भी टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो सिंजिनेसियस में पुंकेसरों के परागकोश आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इनके पुतंतु स्वतंत्र होते हैं, जैसे सूर्यमुखी में देखेंगे। इनको युक्ताकोशी, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। इसके बाद युक्ता पुंकेसरी है, सिनेंड्रस। इसमें पुंकेसरों के पुतंतु तथा परागकोश दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कद्दूकुल में। इसके बाद है पुंकेसरों का आसंजन, एडहेंशन ऑफ स्टेमेन। पुंकेसरों का पुष्प के अन्य भागों से जुड़ना आसंजन कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। इसमें पहला है दल लग्न, इसको इपीपेटलस कहते हैं या इपीफिल्लस। जब पुंकेसर दल या परिदल से संलग्न रहता है तो उसे दल लग्न या परिदल लग्न कहते हैं, जैसे धतूरा और तुलसी में। उसके बाद दूसरा है पुंजायांगी, गाइनेंड्रस। जब पुंकेसर अंडप से जुड़े रहते हैं, पुंकेसर अंडप से जुड़े रहते हैं तो उसे पुंजायांगी कहते हैं, जैसे मदार में। अब जायांग गाइनेसियम के बारे में पढ़ेंगे। यह पुष्पासन पर स्थित पुष्प का सबसे अंदर वाला चक्र होता है और मादा जननांग का कार्य करता है। यह एक या अधिक स्त्री केसर, पिस्टिल या अंडप, कार्पेल्स का बना होता है। अंडपों की संख्या के आधार पर यह विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे एक अंडपी। जब जायांग में एक अंडप होता है, जैसे मटर, चना। द्विअंडपी, 2 अंडप होते हैं, जैसे सरसों, तुलसी। त्रिअंडपी, 3 अंडप से बना, जैसे प्याज। चतुर्थ अंडपी, 4 अंडप के बना हुआ, जैसे क्लीरोडेंड्रॉन। पंचअंडपी, 5 अंडप का बना, गुड़हल। बहुअंडपी, जब जायांग 5 से अधिक अंडपों का बना, जैसे पौष्टकापी में। 2 या 2 से अधिक अंडपों की स्थिति में जायांग 2 प्रकार की होती है। पहला वियुक्तांडपी, एपोकार्पस कहते हैं, जब सभी अंडप पृथक पृथक होते हैं, जैसे गुलाब और चंपा में। इसके बाद दूसरा है युक्तांडपी, सिनकार्पस, जब जायांग में सभी अंडप आपस में जुड़े होते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों, कपास। अब अंडप के भाग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि अंडप के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे फूला हुआ अंडाशय भाग, बीच में नलिकावत, वर्तिकाग्र, स्टाइल, और लास्ट में ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार की वर्तिका के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। पहला फिगर ए वाला है समुंड, दूसरा पिच्छकी। इसमें पिच्छकी में जो वर्तिकाग्र होता है वह पंख के रूप में होता है। इसके बाद चक्रिक है सी, चक्र के आधार का। डी डंबलाकार,
डंबल के आकार का। ई रैखिक। एफ विपरीत या छत्र सदृश छाते की तरह। जी द्विशाखित, 2 भागों में बटा होता है। एच घुंडी रूपी, जो ऊपर जाकर केवल एक घुंडी के समान होता है। इसके बाद आई पटलका के रूप में। तो इस तरह से यह सभी वर्तिकाग्र के भाग हैं, प्रकार हैं। अब हम अंडकों में कोष्ठकों की संख्या के आधार पर देखेंगे कि जब अंडक में कोष्ठकों की संख्या एक या अधिक हो तो उसे निम्न प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे पहला है एक कोष्ठी। जब अंडक में कोष्ठक की संख्या 1 होती है तो उसे एक कोष्ठी कहते हैं। इसके बाद द्विकोष्ठी है जब 2 कोष्ठक हों, जैसे आलू में। त्रिकोष्ठी 3 कोष्ठक होने पर, जैसे प्याज में। चतुर्थ कोष्ठी 4 कोष्ठक होने पर, जैसे तुलसी में। पंचकोष्ठी 5 कोष्ठक होने पर, जैसे गुड़हल में। बहुकोष्ठी जब कोष्ठक की संख्या बहुत हो, जैसे नींबू में। इसके बाद बीजांडन्यास है प्लसेंटेशन। अंडाशय के अंदर बीजांडासन के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं, प्लसेंटेशन कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है। पहला सीमांत है मार्जिनल। इसमें अंडाशय एकांडपी होता है तथा बीजांड अधर सीवनी पर लगे रहते हैं, जैसे चना, सेम, मटर। इसके बाद दूसरा पेराइटल। इसमें बीजांड भित्ति से लगा होता है, जैसे सरसों, पपीता, खीरा। इसके बाद स्तंभिक या अच्छी है। ऐसे बहुअंडपी युक्तांडपी जायांगों में यह मिलता है जिसमें कोष्ठकों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। अंडक किनारों से लगे होते हैं और वहां मिलकर केंद्रीय अक्ष बनाते हैं। बीजांड अक्ष लग्न बीजांडासन पर लगे होते हैं, जैसे गुड़हल, टमाटर या संतरा, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। इसके बाद मुक्त स्तंभी है। इसमें बीजांड बीच में लगे होते हैं और उनका संबंध बाहर भित्ति से नहीं होता है, जैसे डाइएंथस में। इसके बाद आधारिक है। बेसल एक कोष्ठी अंडाशय के आधार पर पुष्पासन से बीजांडासन विकसित होता है और जिस पर बीजांड लगे होते हैं, जैसे सूर्यमुखी। इसके बाद छठवां है परिभित्ति, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। यह स्तंभिक बीजांडन्यास जैसा ही होता है। कोष्ठकों की भीतरी दीवार पर भी बीजांडसन लगे होते हैं जो बीजांड धारण करते हैं, जैसे कुमुदनी। इसके बाद हम बीजांड की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक बीजांड एक छोटे से वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। इसे बीजांड वृंत या फ्यूनिकल्स कहते हैं। जिस स्थान पर बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा रहता है उसे हाइलम कहते हैं। बीजांड काय का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिका का बना होता है, जिसे न्यूक्लियस कहेंगे। बीजांड काय 2 स्तरों से घिरा होता है। बाहरी स्तर इंटेग्यूमेंट और भीतरी स्तर इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है। कुछ पौधों में यह आवरण केवल एक ही स्तर का बना होता है। बीजांड का वह भाग जो अनढका रह जाता है, वहाँ पर एक छेद होता है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल कहते हैं, और इसके पिछले हिस्से को निभाग या चलाजा कहते हैं। बीजांड काय के भीतर तथा बीजांड द्वार के निकट एक अंडाकार थैली होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, और इसमें बीजांड द्वार की 3 विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका होती है। बीच में 2 केंद्रक कोशिका होती है जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, और इसके बाद भ्रूण के कोश के दूसरे सिरे की तरफ चला जा सिरे की तरफ 3
केंद्रक होते हैं जिसे प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इसके बाद बीजांड के प्रकार का अध्ययन करेंगे। पहला चित्र है त्रिजुवर्ती। इसे हम आर्थ्रोटॉपस कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीध में स्थित होते हैं, जैसे पान, काली मिर्च। इसके बाद दूसरा है अधोमुखी या प्रतीप, जिसे एनाट्रॉपस कहते हैं। इसमें बीजांड वृंत पर बीजांड का शरीर इस प्रकार झुका होता है कि बीजांड द्वार बीजांड वृंत के पास आ जाता है तथा निभाग व बीजांड द्वार एक सीध में स्थित हो जाते हैं, जैसे चना मटर, जैसा कि चित्र में नीचे दिखाई दे रहा है प्रतीक। इसके बाद तीसरा है हेमिएनाट्रॉपस। इसमें बीजांड का शरीर बीजांड वृंत से समकोण बनाते हुए मुड़ जाता है और बीजांड द्वार व निभाग एक सीध में स्थित होते हैं, परंतु ये दोनों ही बीजांड वृंत से दूर होते हैं, जैसे लैमिना। इसमें फिगर अनुप्रस्थावर्त वाला दिखाई दे रहा है। इसके बाद एनाट्रॉपस है। इसमें बीजांड अपने अक्ष पर इस प्रकार घूम जाता है कि भ्रूण कोश में काफ़ी वक्रता आ जाती है, जैसे नींबू में। इसके पश्चात है चक्रावर्त या कंपाइलोट्रॉपस। बीजांड अपने वृंत पर घोड़े के नाल की आकृति में रहता है। बीजांड द्वार व निभाग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जैसे सरसों में। चित्र में इसे दिखाई दिया है चक्रावर्त। इसके बाद लास्ट है कुंडलित या कंपाइलोट्रॉपस, जैसा कि चित्र में है लास्ट फिगर। शुरू में यह बीजांड ऋजुवर्ती रहता है, बाद में अधोमुखी हो जाता है, किंतु पूर्ण वृद्धि होने के पश्चात बीजांड अपने अक्ष पर कुंडलित हो जाता है, जैसे नागफनी में। इसके बाद पुष्पों की समिति है सिमेट्री ऑफ फ्लावर, जैसा कि पीछे पढ़े एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद पुष्प के लक्षण हैं, तो पुष्प के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, छोटे पुष्पासन युक्त पुष्प दीर्घित पुष्पासन वाले पुष्प से अधिक प्रगत एडवांस होते हैं। दूसरा, पुष्पांगों की चक्रों में व्यवस्था एक एडवांस लक्षण है। तीसरा, प्रगत पुष्पों में पुष्पांगों की संख्या अपेक्षाकृत कम व निश्चित होती है। पांचवा पॉइंट, प्रगत पुष्पों में एक चक्र के सभी सदस्य परस्पर जुड़े हुए होते हैं, जबकि आद्य पुष्पों में एक चक्र के सभी सदस्य स्वतंत्र होते हैं। 6 पॉइंट है, पुंकेसरों की दल लग्न और परिलग्न दशा पुष्प का एडवांस लक्षण है। लास्ट पॉइंट, जायांगधर, हाइपोगाइनस तथा परिजायांगी पेरीगाइनस दशाओं की तुलना में जायांगोपरीग, जिसे हम इपीगाइनस दशा कहते हैं, अधिक प्रगत होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम पुष्प क्रम एवं पुष्प का विस्तृत अध्ययन किए। इसके पश्चात अगला चैप्टर परागण है, जिसमें हम परागण की विधि और क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।